Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो लास्ट डे फॉर क्लास 11 हमने कवर किए थे न्यूमेरिकल्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इम्पल्स। तो आज भी वही टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं ताकि जो इम्पल्स टॉपिक है इसके न्यूमेरिकल्स आपको बहुत बढ़िया तरह से आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, एक रबर बॉल है, ए रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम falls from a height of 5 meter and rebounds to a height of 1.25 मीटर। आपको क्या पता करना है? फाइंड द impulse and the average force between the ball and ground। if the time for which they are in contact is 0.1 सेकेंड। ठीक है भाई, क्वेश्चन एक बार वापस से मैं पढ़ देता हूं, आपको समझा देता हूं। इसमें क्या है, मास 50 ग्राम की एक बॉल है जिसको 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, वो जमीन से टकराता है, फिर रिबाउंड होता है और 1.25 मीटर की हाइट तक आता है। तो ग्राउंड ने उस बॉल पर कितना फोर्स लगाया या बॉल ने ग्राउंड पर कितना फोर्स लगाया, और जो इंपल्स है बॉल पर ग्राउंड के ड्यू, वो आपको पता करना है अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉल एंड ग्राउंड इज 0.1 सेकेंड। क्लियर होगी बात? तो ये था भैया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन भी देखें कैसे करना है। इसके लिए पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूं, उसका फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, मान लीजिए तो ग्राउंड है आपका इस तरह से। ठीक है, ये एक बॉल थी, इसको आपने ड्रॉप किया। ये जो बॉल है ड्रॉप जब आपने किया इसको तो जमीन पर आई, टकराई। ठीक है, यहां से अब ड्रॉप कितनी हाइट से किया आपने इसको? 5 मीटर की हाइट से। ग्राउंड से टकराने के जस्ट पहले आप इसकी स्पीड को मान लो v1, फिर टकराने के जस्ट बाद जो इसकी स्पीड है v2 और ये कुछ दूर जाकर फिर रुक गया, और जो रुक गया है वो हाइट आपको दे रखी है 1.25 मीटर। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस जो बता दिया मैंने आपको। अब इसमें क्या है, अब देखिए टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है, यानी टकराएगा उसके बाद जब वापस जाएगा तो जो टाइम है इसमें वो 0.1 सेकेंड का टाइम ऑफ कांटेक्ट भी है यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे? v1 पता कर लेते हैं। देखिए होगा क्या, बॉल v1 स्पीड से आएगी और टकराने के बाद v2 स्पीड से जाएगी, वो भी ऊपर की ओर। तो आपको निकालना है पहले चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम जैसे आप निकाल दोगे इंपल्स निकल आएगा, क्योंकि इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो पहले निकालते हैं v1, है ना। हुआ क्या है, अगर हम देखें
तो कोई बॉल है जो v1 स्पीड से आती है, टकराती है, और जब वापस जाती है तब इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, v2। और इस पूरे प्रोसेस में टाइम खर्च हो चुका है, वो कितना है, 0.1 सेकेंड। तो आपको v1 पता करना है पहले, तो हम कैसे पता करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं देता हूं मिटा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने आपको क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं क्या है फिर इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब देखिए हुआ क्या था, आपने इसको छोड़ा था कितने मीटर से, 5 मीटर। जस्ट बिफोर हमने मान ली स्पीड v1 है, टकराने के जस्ट पहले हमने स्पीड क्या मान ली इसकी, v1 है, ठीक है। और इसको कितने हाइट से हमने छोड़ा था, 5 मीटर की हाइट से इसको हमने ड्रॉप किया था। ड्रॉप करने का मतलब है इसकी स्पीड क्या थी, इनिशियल 0। जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, g, है ना, नीचे की तरफ है। आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें थर्ड इक्वेशन यूज कर लोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है इसका। एक आप माइनस जी हो तो माइनस जी लिख लो, ठीक है। अब इस केस में क्या आ जाएगा आपका, v1 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू माइनस जी, भाई माइनस जी आया क्योंकि नीचे डायरेक्शन में था, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी -5 आ जाएगा, इसको -5 लिख दो आप, ठीक है। और चाहे तो आप सीधे प्लस भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड इक्वेशन आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन के लिए, और चाहे तो आप साइन विद साइन रखो तब भी आपका आंसर वही आना है। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5, तो कितना हो गया आपका, 100 हो गया। v1 आ गया आपका इस हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड। टकराने के जस्ट पहले जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम v1 वेक्टर की बात करें तो v1 वेक्टर आ जाएगा आपका -10 j कैप, है ना। ये तो वैल्यू हो गई, डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप आप बोल सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस जे कैप बोल दिया हमने यहाँ पर, तो v1 वेक्टर निकला है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे वेलोसिटी जस्ट आफ्टर, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखो, टकराने के जस्ट बाद अगर हम वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जाकर यहां पर रुक चुका है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं v, वो हो चुकी है 0। देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इस मोशन के लिए, और जो डिस्टेंस है वो 1.25 मीटर है। अब यहाँ पर भी हम वापस से क्या लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, v2 स्क्वायर। देखिए स्टार्टिंग ये है, खत्म यहाँ पर है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u। अब जो एक्सीलरेशन है वो है आपका -g, और डिस्प्लेसमेंट इस बार ऊपर है तो माइनस ही रह जाएगा, g का बस माइनस आएगा, 2 इंटू 10 इंटू 1.25, ठीक है। इस हिसाब से जो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25, है ना। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1.25 को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 2.5, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, रूट 25 इज इक्वल टू आ गया आपके पास v, सॉरी ये तो 0 था, एक मिनट, ये 0, ये आ गया आपका v2 स्क्वायर, ये आ गया आपका 25। तो यहां से अगर हम v2 निकालेंगे तो रूट 25, तो v2 आपका आ जाएगा सीधे 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में,
ये अपवर्ड डायरेक्शन में था। यहां से अगर हम देखें तो v2 वेक्टर क्या आ जाएगा, v2 वेक्टर आपका आ जाएगा 5j कैप मीटर पर सेकेंड, 5j कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया भाई आपका v2 वेक्टर। अब आप देखिए इंपल्स क्या होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस था। टकराने के जस्ट पहले v1 स्पीड थी, टकराने के जस्ट बाद v2 स्पीड वेलोसिटी, सॉरी टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी v1 थी, टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी v2 है, और टाइम जो कांटेक्ट का था वो 0.1 सेकेंड है। अब देखिए इंपल्स क्या आएगा, ये आप नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब अगर हम देखें यहां पर इंपल्स को आई से लिख देंगे, किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब अगर हम देखें तो बाद की जो वेलोसिटी है वो क्या है, v2 वेक्टर, और जो पहले की थी वो क्या है, v1 वेक्टर, है ना। तो बाद की माइनस पहले की, p फाइनल मोमेंटम माइनस p इनिशियल मोमेंटम, f का मतलब फाइनल, i का मतलब इनिशियल। m कितना था, m था आपका 50 ग्राम, तो ग्राम को आप चेंज कर लो पहले kg में, कॉमन भी ले लो, ठीक है, m कॉमन लेके 50/1000 कर दिया। v2 वेक्टर था आपका 5j कैप माइनस जो v1 वेक्टर था आपका वो था, v1 आपने कितना निकाला था, v1 आपने निकाला था 10, तो 10 और माइनस j कैप था ये, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। ये तो हो जाएगा आपका 1/20, 5j कैप हो गया, और ये माइनस माइनस से 15j कैप हो जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 15j कैप, ये आ गया 3/4j कैप। इंपल्स क्या आ गया, 3/4j कैप आपका आ गया इंपल्स। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया आपका इंपल्स वेक्टर फॉर्म में। अगर हम सिर्फ इसकी वैल्यू देखें, इसका मॉड, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा, 3/4 न्यूटन सेकेंड, 3/4 न्यूटन सेकेंड। क्लियर होगी बात। तो अब हम बात कर लेते हैं फोर्स की, कि फोर्स कितना काम कर रहा है दोनों के बीच। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, है ना। मोमेंटम में चेंज किसके, बॉल के। तो हम बात कर लेंगे नाउ फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू ग्राउंड। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल अपॉन में टाइम इंटरवल। एफ वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो इसको। अभी डेल्टा पी वेक्टर तो हमने निकाला ही, डेल्टा पी वेक्टर जो है 3/4j कैप, अरे डेल्टा पी वेक्टर तो आया 3/4j कैप, आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 3/4j कैप। टाइम कितना था आपका, टाइम था 0.1, ये आ जाएगा आपका 30/4j कैप, 4 7 जा 28, 4 5 जा 27.5j कैप। अगर हम इसका मॉड देखें, सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करें तो 7.5 न्यूटन आ जाएगा। डायरेक्शन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन। तो भाई इस तरह से सॉल्व करा जाता है ये क्वेश्चन। आपको मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना था, क्या था क्वेश्चन। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आज के लिए। द magnitude of the net force exerted in x direction on a 2.5 kg particle
वेरीज विद टाइम, एज शोन इन फिगर। देखिए इसका फिगर कैसे बना हुआ है, इधर दिखा रखा है फोर्स, इधर दिखा रखा है टाइम। ग्राफ आपका बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ है। अब सामने जो यहां पर फोर्स दे रखा है इस जगह पर, वो दे रखा है आपको बिल्कुल 4 न्यूटन। 4 न्यूटन, ये 0 हो गया। यहां पर आपको दे रखा है 5 सेकेंड, ठीक है, सामने यहां पर दे रखा है 2 और सामने यहां पर दे रखा है आपको 3 दे रखा है, सॉरी, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपका ग्राफ है जो बना दिया है मैंने। चलिए तो अब हमें निकालना क्या क्या है वो देख लें आप एक बार। पार्ट ए, फाइंड इम्पल्स, ठीक है। नंबर बी, फाइनल वेलोसिटी of particle attains if it is originally at rest। सी पार्ट क्या पूछा गया है, final velocity if its original velocity is 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पार्ट डी जो है, इस पार्ट में पूछा गया है एवरेज फोर्स ऑन पार्टिकल फॉर 0 to 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन आप एक बार देख लें, समझ लें क्या कह रहा है। आपके पास ग्राफ तो दे ही दिया है क्वेश्चन में, और ये 4 बातें पूछी हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ग्राफ किसका है, फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ है। ये फोर्स किसी पार्टिकल पर लग रहा है जिसका मास 2.5 kg था। क्लियर हो गई बात। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन आप नोट कर लें। फिगर बना रहने देते हैं कि पार्ट्स हम इसी फिगर से सॉल्व करेंगे सारे के सारे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं विद पार्ट ए, है ना। पार्ट ए में क्या है, फाइंड इंपल्स। अब देखो आपको याद होना चाहिए फोर्स और टाइम ग्राफ है, तो एरिया जो होता है ना फोर्स टाइम ग्राफ का, इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। एफ टी का मतलब फोर्स टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, जिस एक्सिस पर टाइम नापा गया उसके साथ एरिया आपको निकाल देना है। अब देखिए आपको ये एरिया चाहिए, जो पूरा ये एरिया दिख रहा है आपको इस तरह से, ये आपको चाहिए एरिया। अब अगर आप इस शेप को देखो तो आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा होगा, ट्रेपेजियम। अब अगर ये ट्रेपेजियम है तो फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और निकाल लेंगे आंसर अपना। देखिए आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/2
देखिए ये कितना है, ये आपका 5 है प्लस, अब देखिए ये जो दे रखा था, ये 2 दे रखा था आपको इस तरह से, और ये दे रखा आपको 3, है ना। तो 2 और 3 के बीच का जो गैप आएगा वो लेंथ कितनी आ जाएगी 1, तो ये हो गया 5 + 1 इनटू, अब ये देखिए कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 1/2 × 6 × 4, तो कुल मिला के आ गया 12 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स आ गया आपके पास 12 न्यूटन सेकेंड, पहला आंसर आ गया। पार्ट ए हो गया सॉल्व। अब बात कर लेते हैं हम पार्ट बी की, ठीक है। तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में आप देखो हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि जो F होता है वो होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो F इंटू डेल्टा T अगर हम करते हैं, F एवरेज, जो भी फोर्स काम कर रहा हो यहाँ पर नेट, तो वो हो जाएगा डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो F एवरेज मल्टीप्लाई डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा P हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, F डेल्टा T का मतलब क्या होता है, इम्पल्स, अरे फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल तो होता है इम्पल्स, डेफिनेशन याद करो आप। तो इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा P, आप चीजें ऐसे भी लिख सकते थे, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा P, है ना। अब आप ध्यान से देखो, इम्पल्स आप निकाल चुके हो 12 है, डेल्टा P का मतलब हो गया mv माइनस mu। बॉडी स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट पे थी, मास क्या है 2.5 इंटू v माइनस m इंटू 0 इज इक्वल टू हो गया 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास v, ठीक है। 120 बाई 25 इज इक्वल टू हो गया v। तो अगर यहां से हम v निकालते हैं तो कुछ तो भी 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 24 अपॉन में 5, यह आपका लगभग आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4.8 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गई स्पीड, फाइनल स्पीड आफ्टर टाइम, ठीक है भाई। ये तो इम्पल्स था, F मल्टीप्लाई डेल्टा T को इम्पल्स बोल देंगे, सिंपल है बिल्कुल, है क्या नहीं। आपको F निकालना नहीं, देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू डेल्टा P होता, आप यहां से भी सीधे कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। डेल्टा T का मल्टीप्लाई करूंगा F एवरेज में, तो F एवरेज मल्टीप्लाई डेल्टा T को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन आप देख लो, मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर रखी है। डेल्टा P आपका होता है mv माइनस mu, तो वहां से सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी बात। तो आगे हम बात कर लेते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी आपके सामने लिखा हुआ है, पार्ट बी हो गया सॉल्व, इसको मैंने इरेज कर दिया। पार्ट सी देखो ये लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा P, इम्पल्स हो गया आपका 12, और जो डेल्टा P है, डेल्टा P क्या है भाई, वही mv माइनस m इंटू यू। m आप कॉमन ले लो, v आपको निकालना है, u की वैल्यू हो गई 2। अरे ये 2 दे रखा है ना सी पार्ट में, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपके पास 12। मास क्या था 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू आ गया v माइनस 2। क्लियर हो गई बात, v माइनस 2। ये आ गया 4.8, अभी सॉल्व किया था हमने, 4.8 इज इक्वल टू v माइनस 2, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6.8, ठीक है। सी वाले पार्ट में जो वेलोसिटी आ जाएगी, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 2 है तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 6.8। क्लियर होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट डी की। तो पार्ट डी में क्या पूछा गया था, पार्ट डी में आपसे पूछा गया था एवरेज फोर्स 0 से लेकर 5 सेकेंड तक कितना काम करेगा, है कि नहीं। तो पार्ट डी की अगर हम बात करें, तो पार्ट डी के लिए एफ, देखिए इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एवरेज मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल। ये 12 था, एफ एवरेज आपको निकालना है, टाइम इंटरवल देखें तो 5 माइनस 0, भाई 0 से 5 का मतलब 5 सेकेंड,
तो यहाँ से अगर हम देखें एफ एवरेज, तो एफ एवरेज आएगा 12/5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4 न्यूटन का एवरेज फोर्स काम कर रहा है। ये आ गई आपकी मीटर पर सेकंड। तो भाई इस तरह से सॉल्व हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी। ग्राफ एफटी ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं, ऐसे मैंने आपको बता दिया। एरिया अंडर एफटी ग्राफ जो होता है वो होता है इंपल्स के बराबर, और इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो आपको फाइनल स्पीड जब भी निकालनी तो आप I = डेल्टा पी का इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फिगर दे रखा है, मैं सीधे फिगर से ही सॉल्व कर देता हूं इसको। ये आपकी एक वॉल है, दीवार हो गई, ठीक है, वॉल हो गई। वॉल पर एक बॉल है जो आकर टकराती है इस तरह से, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पर। सिक्सटी डिग्री के एंगल पर, और रिबाउंड होकर चली आती है फिर इस तरह से आगे की ओर। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से देख लेना है। 60 डिग्री के एंगल से वापस चली आती है, ठीक है। ये जो स्पीड थी इसकी, ये थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो इसका मास है बॉल का, मास आपको दे रखा है 3 kg, ठीक है। स्पीड इसकी इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड रिबाउंड होती है, ये रिबाउंड होके वापस जा रही है, टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सेम स्पीड से वापस चली गई। मास अभी भी 3 kg रहेगा, वो तो वही बॉल है। तो अब हम देखते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट। टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉल विद वॉल इज 0.2 सेकेंड दे रखा है आपको। फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, ठीक है। इसका मतलब बॉल की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, एक बॉल है, आई वापस चलेगी, रिबाउंड हो गई। रिबाउंड का मतलब होता है इससे टकरा कर वापस जाना। 60 डिग्री पर आई थी, 60 डिग्री पर वापस चलेगी, तो आपको बताना है फोर्स क्या लग रहा है। तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था ऐसा एक क्वेश्चन, आज वापस दोबारा समझा देता हूं मैं कैसे करना है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले कंपोनेंट कर लेंगे। भाई ये तो 10 दे रखा है ना आपको, तो एक कंपोनेंट करेंगे इसका, इसके एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट कर लेंगे हम वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है भाई। ऐसे ही इसका हम कर लेंगे एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट हम करेंगे किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखो, ये 60 है तो यहां पर आपका 60 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये आपका जो पार्ट आएगा वो 10 cos 60 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 10 sin 60, ये हो जाएगा आपका ux और ये हो जाएगा आपका uy, ठीक है। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा vy। अब अगर ये 60 है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो vy कितना आ जाएगा, vy आ जाएगा आपका, देखिए स्पीड तो 10 ही है तो 10 cos 60, और आपका जो uy है वो आ जाएगा 10 sin 60। ये स्पीड जो 10 थी वो थी बीच वाली 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से मैंने कंपोनेंट करके आपको दोबारा फिगर बनाना है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया भाई इसका फिगर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं फोर्स की तो वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम इंटरवल। अब अगर हम बात कर ले एफ वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं इसको, ज्यादा आसान पड़ेगा।
तो अब अगर इसको हम देखें तो ये जाएगा एम वी वेक्टर माइनस एम यू वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, बाद का लीनियर मोमेंटम माइनस पहले का लीनियर मोमेंटम अपॉन में फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास आप कॉमन ले लो तो यहां पर आ जाएगा वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए मास कितना था 3, v का मतलब होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका u नहीं है, ये कितना है v है, गलती से मुझसे रुक गया, ये v है ना, ये v y क्यों लिख दिया मैंने, ये vx है, सॉरी गलती से लिख दिया मुझसे, ux हो गया, uy यहाँ पर uy लिख गया था, ये vx है, क्या है ये vx। अब आप ध्यान से देखो vx किस डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप के अलोंग है कि नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा अपने आप, ये क्या आ जाएगा भाई vx जो है, देखिए किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, माइनस के अलोंग दिखा रहा है ना, तो पे माइनस लगा देना, y तो प्लस पे दिखा रहा है तो उस पे प्लस रहने देना, फिर माइनस u देखिए स्टार्टिंग में तो x के अलोंग था पॉजिटिव तो हो जाएगा ux i कैप, और ये y के अलोंग पॉजिटिव था तो uy j कैप। टाइम इंटरवल कितना था 0.2। अब आप ध्यान से देखो Vx कहां है, Vx tan sin 60, tan sin 60 का मतलब हो गया √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 5√3 माइनस 5√3 आई कैप प्लस, अब Vy कितना है, Vy आपका tan cos 60 का मतलब हो गया 5 j कैप, ठीक है, माइनस ux क्या हो जाएगा, ux का ये रहा tan sin 60, ये हो गया आपका 5√3 आई कैप, और ये हो गया tan cos 60 का मतलब हो गया 5 j कैप डिवाइडेड बाय हो गया आपका 0.2। क्लियर हो गई बात, ये हो गया आपके पास एफ वेक्टर, है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, 5j कैप से 5j कैप कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस के रहेगा, तो tan√3 आई कैप डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.2। ठीक है, पॉइंट को अगर हम हटा देते हैं तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 100, तो 150√3 माइनस का आई कैप, यह आ जाएगा आपके पास एफ वेक्टर। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 3 करूंगा 300 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 150 हो जाएगा, √3 लिखा है √3 लिख दिया, तो मॉड ऑफ एफ अगर देखें सिर्फ हम वैल्यू देखें तो 150√3 न्यूटन माइनस आई कैप इसकी डायरेक्शन है, यानी जो फोर्स काम करेगा वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बॉल पर इस डायरेक्शन में, है ना, माइनस के लो। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। चलिए तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से है, वाटर फॉल्स without splashing at a rate 0.250 लीटर पर सेकेंड, ये लीटर है, ठीक है, 0.250 लीटर पर सेकेंड फ्रॉम a height 2.6 meter into a bucket of mass
0.75 kg, ठीक है, placed on a weighing machine, ठीक है, वेइंग मशीन आपके स्केल है उस पे रखा हुआ है। इफ द बकेट इज ओरिजिनली empty, then what does the scale read 3 seconds after, ठीक है, water starts to accumulate it, चलिए एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद सॉल्यूशन करूंगा मैं। इसमें क्या है कि वाटर जो है किसी हाइट से गिर रहा है किसी बकेट में, बकेट खाली थी, खाली जो बकेट है उसका मास 0.75 केजी था और किसी वेइंग मशीन मतलब किसी वजन नापने वाली मशीन पे रखी हुई थी। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में बकेट आपकी खाली थी, 3 सेकंड तक पानी उसमें गिरता रहा तो कुछ अमाउंट में तो पानी भर जाएगा उसमें, 3 सेकंड में कुछ तो पानी भरेगा, ठीक है। इसके अलावा पानी जब गिरता है, जैसे मान लीजिए पानी किसी हाइट से गिरेगा, जब पानी गिरेगा तो इस पे धक्का मारेगा नीचे की ओर। भाई जब आपके ऊपर पानी गिरता है, मान लीजिए किसी हाइट से पानी गिर रहा है आपके सिर पे, तो आपको लगेगा कि सिर पे कोई फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? वाटर लगाएगा, है ना। तो वाटर जब गिरता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा जिस चीज में गिरेगा उस पर नीचे की ओर। तो एक तो आफ्टर 3 सेकंड निकालना आपको कितना वेइंग मशीन वजन नाप कर देगी। तो एक तो खुद बकेट का वजन आएगा, है ना, एक 3 सेकंड में जो पानी भर जाएगा उसका वजन आएगा, और उसके बाद जो पानी गिर रहा है ना, 3 सेकंड के बाद जो पानी गिर रहा होगा, तो वो जो पानी गिर रहा होगा वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। भाई जब कोई पानी आके टकराएगा किसी सरफेस पे तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर 3 होंगे वजन, एक तो जो खुद बकेट का मास उसका वजन वेट mg, और 3 सेकंड में जो पानी भर जाएगा बकेट के अंदर उसका मास यानी उसका वेट mg, और जो पानी गिर रहा है लगातार किसी हाइट से, वो जो फोर्स लगाएगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगाएगा। तो इन तीनों फोर्स का सम करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। आफ्टर 3 सेकेंड mass of water filled in bucket, बकेट में कितना मास आ जाएगा वाटर का, मास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसलिए W से लिख दिया mw, मास ऑफ वाटर। अच्छा मास कैसे निकलता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब अगर 1 सेकेंड में 0.25 लीटर पानी आएगा तो 3 सेकेंड में कितना आएगा, 0.25 मल्टीप्लाई 3। समझ आई बात। अब डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1, ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए, वाटर की डेंसिटी क्या है 1 नहीं सॉरी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी किसकी, ऑफ, क्वेश्चन में नहीं थी तब भी आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो 1000 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड में अगर देखा जाए
तो 3 मल्टीप्लाई 0.25 लीटर। अब लीटर को चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में, तो 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी मैं सामने रीजन लिख देता हूं क्यों ऐसा हुआ है। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। अब लीटर में क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लीटर आपके ऐसा यूनिट नहीं है, और जो यहाँ पर आपने यूज कर रखा है डेंसिटी के लिए वो ऐसा यूनिट किलोग्राम और मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से लीटर नहीं कर सकता, मीटर क्यूब से तो मीटर क्यूब भी कटेगा। तो यहाँ पर जो आपको यूनिट लेनी है वो मीटर क्यूब लेनी है। डिवाइड वाले मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाए, केजी आ जाएगा सीधे आंसर। तो 1000 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल, तो ये सीधा आएगा 0.75 0.75 आ गया मास। बहुत अच्छी बात है भाई। अब मैं इसका फिगर बना के आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा था, है ना। कौन कौन से 3 फोर्स काम करेंगे इस पे। एक तो खुद बकेट का मास, एक उसमें 3 सेकंड में जो पानी भर जाएगा उसका मास भी, वेट। ये मान लीजिए आपकी बकेट है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या है, 3 सेकंड में 3 सेकंड में कुछ वाटर भर गया मान लीजिए इस तरह से, है ना। तो इस वाटर का जो वेट आएगा mWg, mW मतलब मास ऑफ वाटर, है ना। ये वेट खुद बकेट का जो मास है वो भी 0 है ना, mg बकेट का मास। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर क्या है, किसी हाइट से वाटर लगातार गिर रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई नल टाइप कुछ लगा हुआ है और उससे वाटर निकल रहा है और गिर रहा है यहां पर आकर इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, देखिए जब वाटर इस हाइट से, और जिस हाइट से वो गिर रहा है वो हाइट दे रखी है आपको कितनी, 2.6 मीटर। कितने, 2.6 मीटर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाली हाइट का अगर मैं इस वाली हाइट का आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जो बकेट है ना उसकी जो बेस होगा वो काफी चौड़ा होगा, इसलिए हमें दे नहीं रखा, वरना ये हाइट में हमें देता। अब हुआ क्या होगा, एक्चुअल में जो पानी यहाँ पे भरा होगा उसका लेवल बहुत कम होगा। मतलब ये जब खाली थी तब भी लगभग 2.6 था, और जब यहाँ तक है तब भी लगभग 2.6 थी। मतलब ये बहुत कम है। मैंने यहाँ पर हालांकि ज्यादा दिखाया हुआ है पर इतना ज्यादा है नहीं है। तो 2.6 की हाइट से पानी यहाँ पे गिरेगा। अब देखो 2.6 की हाइट से कोई बॉडी गिरना शुरू करती है तो यहाँ पर आते आते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो उसकी स्पीड कुछ तो भी हो जाएगी। अब वो स्पीड क्या अचानक गायब हो जाएगी भाई, वो स्पीड क्या अचानक गायब हो जाएगी, या वैसे मान लो इसी स्पीड से लगातार पानी यहाँ पर आकर भरना शुरू हो जाएगा, सेम स्पीड का पानी। तो अब देखिए वो वाला फोर्स क्या आएगा, इस जो ये गिर रहा है ना पानी, ये यहाँ पर आकर धक्का मारेगा एक, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा नीचे की ओर F। तो जो नेट फोर्स आएगा F नेट ऑन बकेट, है ना भाई। 3 फोर्स। अब यहाँ पर कोई वेइंग मशीन है, जो वेइंग मशीन है वो इन तीनों फोर्स को नापेगी, है ना। फोर्स ऑन वेइंग मशीन कितना हो जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास ये F प्लस MW कितना था 0.75 मल्टीप्लाई 10 mg आ गया। अब ये देखिए बकेट का जो मास था वो भी 0.75 था, मल्टीप्लाई 10 कर लो mg आ गया। g की वैल्यू 10 कर दी ना, अच्छी बात है। अब देखिए ये फोर्स कैसे निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा dp/dt प्लस 0.75 अगर हम देखते हैं यहाँ पर 7.5 तो आ जाएगा आपको कितना 7 7 14 15 आ जाएगा सीधे सीधे, क्या आ जाएगा 15। इन दोनों मिलाकर हो गया 15 और ये dp/dt F नेट। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये क्या है, डी आएगा आपका m × v/dt प्लस 15। अब देखिए v कैसे निकालना है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गिरना शुरू करता है और ये यहाँ तक आता है, यहाँ पर इसकी स्पीड v है, यहाँ पर ये ड्रॉप करना शुरू करता है,
तो स्पीड जीरो नहीं होगी और जो डिस्टेंस है वो है आपकी 2.6। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2.6 हो जाएगा। लिखोगे बाद 2gh 2.6 था, u स्क्वायर तो जीरो है तो जीरो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 26 का रूट, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी v। 2 मल्टीप्लाई रूट 26 कितना आ जाएगा लगभग, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 52। रूट में छोड़ देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको ये आ गया आपका v इक्वल टू रूट 52। यहाँ पर हम v की वैल्यू यही पुट करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। जब पानी यहाँ पर टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी v, ठीक है। v स्पीड से टकरा रहा होगा तो v मैंने निकाल दिया अलग से। अब आप v को तो लिख दो बाहर, dm बाई dt प्लस 15, v की वैल्यू रूट 52 लिख लो और dm बाई dt, देखिए ये आपका जो मास है वो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अपॉन में dt प्लस कितना आ जाएगा 15। अब आप ध्यान से देखो, रूट 52 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी को रो से लिखते हैं, डेंसिटी है, ध्यान रहे ये क्या है डेंसिटी, मैंने कल भी कहा था सिंबल रो है, इसको डेंसिटी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा बाहर आपका, अंदर बचेगा dy dt और ये इसके बाद प्लस आ जाएगा आपका 15, ठीक है। इस तरह से ये आ गया रूट 52 मल्टीप्लाई, जो डेंसिटी होती है वाटर की वो जाती है 1000, मैंने आपको बता ही दिया अभी। और जो dv बाई dt क्वेश्चन दे रखा है, dv बाई dt का मतलब क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड। कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.25 लीटर पर सेकेंड। अगर इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 0.25 10 रेज़ दी पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लीटर था, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं, ध्यान रखें, हमेशा बार बार मैं बता रहा हूँ चीजें। तो dv बाई dt कितना हो जाएगा 0.25 10 रेज़ दी पावर -3, ठीक है, प्लस 15 अलग से। अब आप ध्यान से देखो, तो कैंसिल हो कैसे देखा था गानी, रूट 52 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 15, ये आ गया आपका फोर्स। अब रूट 52 कितना आएगा लगभग 13, 4 जा 52 होता है, तो 2 रूट 13 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 15, 0.25 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.5, है ना, 0.5 रूट 13 प्लस 15, रूट 13 लगभग किसके ऊपर आ जाएगा, रूट 13 आपका आ जाएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग, रूट 13 जो आएगा ये लगभग 3.6 के अप्रॉक्स आएगा रूट 13, है ना। तो 0.5 मल्टीप्लाई 3.6 प्लस 15 कर लो, 0.5 का मतलब हो गया 1/2, 1/2 करूंगा 36 1.8, तो 1.8 प्लस 15 तो लगभग आ गया 16.8 न्यूटन। इस तरह से आपका जो वेइंग मशीन है वो ये नाप कर देगी आपको वजन, ठीक है। एक तो बकेट का वजन, उसमें भरे पानी का वजन, और जो पानी ऊपर से गिर रहा है उसके द्वारा लगने वाले फोर्स, तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही वेइंग मशीन आपका शो कर देगी स्केल में। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, फिर करते हैं सॉल्व साथ में। एक पाइप है आपको, क्वेश्चन क्या लिखना है इसमें, सीधे फिगर से मैं आपको क्लियर करता हूं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है।
ये आपका इस तरह से एक पाइप है, ये बेंट है, इस तरह से घुमा हुआ है, ठीक है 90 डिग्री पे, और यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है जिसकी जो डेंसिटी है इज इक्वल टू रो है, और जिस स्पीड से वो फ्लो हो रहा है वो स्पीड v है। ये घूम के आता है इस जगह पर और इसके बाद इधर फ्लो होना शुरू हो जाता है इस तरह से, और तब भी उसकी स्पीड क्या है, v ही है, ठीक है। ऐसा v स्पीड से ही आगे भी चला जाता है। अच्छा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप आपको बताना है फोर्स ऑन लिक्विड बाय पाइप एट बेंट कॉर्नर। यहां पर जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, यहां पर कितना फोर्स लगा रहा है आपका, ये पाइप वाटर के ऊपर, ये आपको पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, ठीक है भाई। अब मान लीजिए यहां से क्या होता है, आप ये मानिए कि ये वाले हिस्से पे डेल्टा एम मास जो है लिक्विड का आता है और डेल्टा एम मास वापस चला जाएगा, कहीं रुकेगा तो है नहीं। लेट डेल्टा एम मास passes through bent corner of pipe in delta t time, ठीक है भाई। देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल्टा P बाई डेल्टा T, है ना। अब डेल्टा P क्या है, डेल्टा P है आपका P फाइनल वेक्टर माइनस P इनिशियल वेक्टर अपॉन में डेल्टा T, यह आ गया आपका F वेक्टर। अब आप इसको होल्ड कर लो यहीं पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो। इसके बाद पहले आपको निकालना पड़ेगा PF वेक्टर और PI वेक्टर की डायरेक्शन भी हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम सीधे इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हम सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं PI वेक्टर की, तो मास डेल्टा एम आपने बोल ही दिया, मल्टीप्लाई इसकी स्पीड v और I कैप डायरेक्शन मान लो। अरे I कैप इस डायरेक्शन है इसकी, देखिए इस तरफ जा रहा है ना, ऐसा। ये आ गया आपका PI, है ना। जो P फाइनल है उसका मास भी वही रहेगा, लिक्विड का मास थोड़ी ना कम ज्यादा हो जाएगा, जो यहां पर मास आएगा उतनी मास यहां से जाएगा, और स्पीड अभी भी v ही है, बस ये माइनस j कैप हो जाएगा। तो जो आपका PF वेक्टर है वो कितना हो गया, PF वेक्टर हो गया आपका ये नीचे की तरफ, है ना। अब आपको निकालना है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को, क्या निकालना है भाई, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को आपको पता करना है ना। तो डेल्टा P वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF वेक्टर माइनस P इनिशियल वेक्टर। अब PF वेक्टर देखें तो डेल्टा M V माइनस J कैप और माइनस करेंगे डेल्टा M V I कैप, है ना। मॉड ऑफ डेल्टा P अगर हम निकालते हैं तो हम जानते हैं किसी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए उसके I और J के मल्टीपल का स्क्वायर कर देते हैं और सम कर देते हैं। माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस प्लस ही हो जाना है। यहां पर आ जाएगा डेल्टा M V स्क्वायर प्लस डेल्टा M V स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा बस सिंबल है चेंज इन मास के लिए और कुछ नहीं है। तो ये दोनों का स्क्वायर है, तो डेल्टा M
ये 2 इंटू डेल्टा एम वी स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा एम और वी तो आ जाएंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा √2, तो आ जाएगा √2 इंटू डेल्टा एम इंटू वी, ये आ गया मॉड ऑफ पी वेक्टर। अरे क्या आ गया भाई, मॉड ऑफ पी वेक्टर आ गया आपके पास, है ना। चलिए देखते हैं। अब अगर हम निकालते हैं मॉड ऑफ एफ वेक्टर, तो मॉड ऑफ पी वेक्टर अपॉन में टाइम इंटरवल, मॉड ऑफ पी वेक्टर क्या आ जाएगा √2 डेल्टा एम इंटू वी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, वी को अलग से लिख दिया मैंने। अब देखिए डेल्टा एम बाई डेल्टा टी क्या है, आप ध्यान से देखना, समझना इस बात को। √2 डेल्टा एम को हम क्या बोल देंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, है ना, कैपिटल वी से लिख दिया इसीलिए मैंने इसको, ये स्मॉल वी, कैपिटल वी क्या है वॉल्यूम हो गया, कैपिटल वी क्या हो गया भाई आपका यहां पर, कैपिटल वी जो है आपका यहां पर वॉल्यूम है, साथ के साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। रो तो कांस्टेंट चीज है, वो तो आ जाएगी बाहर, डेंसिटी थोड़ी ना बदलेगी, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, है ना, वी आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना, मान लीजिए आपका पाइप है इस तरह से, ये आपका एरिया है, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में पाइप ने कुछ दूरी कवर कर ली, मान लीजिए x दूरी कवर कर ली इसने, कितनी दूरी कवर कर ली भाई, x दूरी कवर कर ली, टाइम कितना लग गया डेल्टा टी लग गया, वॉल्यूम क्या आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, भाई इतने पानी ने ये डिस्टेंस जो कि लिक्विड है उसने ये डिस्टेंस कवर कर ली, टाइम डेल्टा टी में वो आगे बढ़ रहा है v स्पीड से, है ना, तो अगर वो v स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो उसने x डिस्टेंस कवर कर लिया, आप ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, लेट लिक्विड कवर्स डिस्टेंस x इन टाइम डेल्टा टी, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में, ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये बात, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, √2 इंटू रो, अब देखिए डेल्टा वी क्या आ जाएगा डेल्टा एरिया मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में डेल्टा टी, इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं और अच्छा समझ में आएगी बात, है ना, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो इसको, क्या मान लोगे भाई डेल्टा एक्स डिस्टेंस इसने कवर कर लिए, ठीक है। चलो एक्स रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स से भी कोई परेशानी नहीं है, बात वही आनी है, ठीक है। ये आपका, अब देखिए अगर हम बोलते हैं कि इसने टाइम डेल्टा टी में एक्स डिस्टेंस कवर करी है, तो टाइम डेल्टा टी में एक्स डिस्टेंस कवर करने पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो वो आ गया। अब देखिए ध्यान से, जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ होगा, जैसे पानी मान लीजिए यहां तक भरा था, अब डेल्टा टी टाइम बाद इसका वॉल्यूम बढ़ ही तो रहा है, इतना वॉल्यूम और एक्स्ट्रा तो आएगा, इसके बाद फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, तो हर टाइम के बाद जो इसका वॉल्यूम है उसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा टाइम डेल्टा टी में यहाँ तक बढ़ा था, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो फिर इतना वॉल्यूम और बढ़ जाएगा पानी का, फिर इतना और बढ़ जाएगा, जैसे पाइप खाली है तो पानी अंदर आना शुरू करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और जितना पानी आगे बढ़ता चलेगा उतनी पानी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा सीधे एरिया मल्टीप्लाई जो भी डिस्टेंस वो कवर किया ये करिए उसने, वो ये तो आ जाएगा आपका सीधे बाहर, और x अपॉन में डेल्टा टी, इसको क्या बोल देंगे हम लोग स्पीड, तो √2 रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, एक तो v पहले से और x अपॉन डेल्टा टी को भी क्या बोल देंगे हम लोग v, यही वो फोर्स है जो काम करेगा लिक्विड पर। तो एरिया दे रखा था, स्पीड दे रखी थी और रो, उन्हीं के टर्म्स में अपना आंसर भी आ गया। तो भाई ये थे कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशंस यानी आईआईटी जेईई और नीट जैसे जो कंपटीशंस है उनमें पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए इम्पल्स पर और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरह से समझ में आ गए होंगे।
तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के, ठीक है।